हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एजियोस्पर्मिया, जिसे हिंदी में हम जीरो स्पर्म की समस्या भी कहते हैं और इसे हम अशुक्राणुता भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीरो स्पर्म की समस्या क्या होती है या फिर अशुक्राणुता क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और लास्ट में समझेंगे कि अगर मान लो किसी को जीरो स्पर्म की समस्या हो भी गई है तो क्या उसका कुछ इलाज नहीं है, और अगर इलाज है तो क्या वो इलाज है, उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, वो भी वीडियो को बिना स्किप करे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि एजियोस्पर्मिया यानी कि जीरो स्पर्म की समस्या क्या होती है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जीरो स्पर्म की समस्या यानी स्पर्म कितना है, जीरो। ठीक है, लेकिन कितना सिंपल भी नहीं है, आपको इसे समझना पड़ेगा। क्या होता है, जब मेल इजैकुलेट करता है, जब उसका स्खलन होता है तो उसके पेनिस के थ्रू बाहर क्या आता है, बाहर आता है उसका सीमेन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। तो अगर जो वीर्य बाहर आ रहा है, जब आप उसे डॉक्टर के पास अगर चेकअप के लिए जाते हो तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके सीमेन में शुक्राणु जीरो है, नील है, बिल्कुल शुक्राणु है ही नहीं। अब बहुत सारे लोग ना इसमें मिथ में रहते हैं। अब देखो, मिथ उसी चीज़ों पे होता है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है, तो एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं चल पाता उन्हें जीरो स्पर्म की समस्या है या फिर उन्हें एजियोस्पर्मिया है। उसमें क्या होता है कि जब आप इजैकुलेट हो रहे होते हो तो आपके पेनिस से सीमेन बाहर तो निकलता ही है, तो आप घर पे पता तो लगा ही नहीं सकते ना कि उसमें स्पर्म है कि नहीं है। अब स्पर्म दिखता थोड़ा ना है कि खड़ा होकर बोलेगा कि भाई मैं स्पर्म हूँ, वो तो बाहर से दिखेगा नहीं। जो सीमेन है वो बाहर निकल जाता है, आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ सीमेन होता है, उसके अंदर स्पर्म जीरो होता है यानी कि नहीं होता है। अब देखो ऐसा होता क्यों है वो हम समझेंगे, बट फिलहाल के लिए हम डेफिनेशन समझते हैं। कह रहे हैं अशुक्राणुता, जिसे मेडिकल टर्म में एजियोस्पर्मिया कहते हैं। मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, उसे हम एजियोस्पर्मिया कहते हैं। यह पुरुषों में होने वाली समस्या है। सबसे पहली बात, ये समस्या है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये क्या है, पुरुषों में होने वाली समस्या है, जो पुरुषों में होने वाले बांझपन का आम कारण है, जो कि पुरुषों में जो होने वाली इनफर्टिलिटी है, जो बांझपन है, उसका एक बहुत मेजर, बहुत ही ह्यूज कारण है। ठीक है, इसमें पुरुष के सीमेन में शुक्राणु की संख्या शून्य हो जाती है, कि जो पुरुष का जो सीमेन निकल रहा है यानी कि जो वीर्य निकल रहा है, उसमें जो शुक्राणु की संख्या वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब जो सब कुछ मेन पार्ट है जो आपका, वो शुक्राणु तो है ना, वो हमारा स्पर्म है। अब जब स्पर्म नहीं रहेगा तो उस सीमेन का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है सीमेन में शुक्राणु की संख्या होती है, शून्य हो जाती है। यदि किसी पुरुष के सीमेन में शुक्राणु की संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अब देखो, एजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया दोनों डिफरेंट चीज है। ओलिगोस्पर्मिया में जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है। अब होना कितना चाहिए, पहले बता चुकी हूं कि पर ml सीमेन में 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए, यानी कि 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। अगर उससे कम है आपका स्पर्म काउंट तो मतलब कि आपको कौन समस्या है, ओलिगोस्पर्मिया है। लेकिन अगर आपके सीमेन में शुक्राणु जीरो है, नील है, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं हम, उस कंडीशन कहते हैं एजियोस्पर्मिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कह रहा है दोनों ही स्थिति में पुरुष एक सामान्य प्रेगनेंसी को करने में सक्षम नहीं होता है, चाहे आपको एजियोस्पर्मिया हो या फिर किसी को ओलिगोस्पर्मिया हो। दोनों ही कंडीशन में प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं होती है, इवन कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो जाती है, बट वो हम आगे अपनी वीडियो में समझेंगे। आपके मन में एक डाउट और भी आ रहा होगा कि क्या अगर किसी को एजियोस्पर्मिया होती है या फिर अगर किसी को जीरो स्पर्म की समस्या है तो क्या वो कभी बाप नहीं बन सकता, क्या वो कभी पिता नहीं बन सकता। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अब पढ़ते हैं अशुक्राणुता के प्रकार कि कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया। क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव, रुकावट है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि इसके अंदर रुकावट नहीं है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अब ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, रुकावट है। अब रुकावट में क्या होता है, आप सबको पता है, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिकल्स में, यानी कि शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में। अब जब वृषण में शुक्राणु बनता है तो वो वृषण में नहीं रह जाता ना, उसको बाहर आना होता है ना, अपनी मंजिल तक जाना होता है। अब वो जिस रास्ते आ रहा है, जिस डक्ट के माध्यम से वो बाहर आ रहा है, उसमें कोई बाधा है, उसमें ब्लॉकेज है, जिसके कारण से जो आपका स्पर्म टेस्टिस में बन तो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्टिव, कि बीच में क्या है, बाधा है, ब्लॉकेज है। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब
कि बाधा कोई भी नहीं है, रुकावट कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपका स्पर्म बनना चाहिए, यानी कि आपके टेस्टिकल्स में जहाँ स्पर्म का उत्पादन होता है वहाँ पे स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। अब जब बन ही नहीं रहे हैं तो बाहर आएंगे कैसे? तो ये दो प्रकार होते हैं, किसके? एंजियोस्पर्मिया के। हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव का। लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि शुक्राणु वृषण के अंदर, वृषण मतलब टेस्टिकल्स, इसका मतलब है कि शुक्राणु वृषण के अंदर उत्पादित होते हैं, लेकिन शुक्रवाहिनी जो कि वास डिफरेंस है, जो कि एक डक्ट है, वास डिफरेंस में रुकावट के कारण ये बाहर नहीं आ पाते हैं। क्योंकि बीच में रुकावट है, इसलिए भले बहुत अच्छे स्पर्म बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, आपका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे स्पर्म काउंट का जब वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है? तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया में लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि ट्यूब खुले हैं। ट्यूब मतलब ये जो वास डिफरेंस है ये खुला है, डक्ट बेसिकली खुला हुआ है, ठीक, कोई बीच में कोई बाधा कुछ भी नहीं है। लेकिन शुक्राणु उत्पादन में समस्या है, लेकिन जो शुक्राणु उत्पादन वाली चीज़ है उसी में क्या है? दिक्कत है। अब वही पे झोल है। अब कह रहा है यानी शुक्राणु का उत्पादन नहीं हो रहा है। अब जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो चाहे खुला रहे, चाहे बंद रहे, चाहे कुछ भी रहे, वो बाहर तो आएगा ही नहीं। जब बन ही नहीं रहा है तो बाहर कहाँ से आएगा? बहुत जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। जब बन ही नहीं रहा है तो बाहर कैसे आएगा? तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अब जो ट्रीटेबल होता है एक तरीके से हम कह सकें तो वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। वो भी हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम कि अशुक्राणुता के कारण कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। भाई आपकी मेल बॉडी है, सब कुछ परफेक्ट है, तो आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्या आपने ऐसी गलती कर दी या फिर क्या ऐसी दुर्घटना घट गई आपके साथ कि आपको एंजियोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो गई? तो सबसे जो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हम किसी भी चीज़ को ना ऐसे एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि इसी कारण से ये हुआ है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो मेन रीजंस हैं वो मैंने लिख रखा है। देखो लिखा हुआ है कि वृषण में चोट लगना, कि बचपन में कभी खेलते हुए या फिर बड़े पे कभी भी कि आपके जो टेस्टिकल्स है उस पर क्या लग गई? चोट लग गई है, तो उस कारण से भी क्या होता है? स्पर्म की प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाती है। अच्छा आप एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि अगर मान लो आपके वृषण पे या फिर किसी के वृषण पे चोट लग गई है और उसके कारण से उसको जीरो स्पर्म की समस्या हो गई है, तो वो किस में आएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव में आएगा या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में आएगा? आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर आपके वृषण में क्या लग गई है? चोट लग गई, कभी भी लगी हो, फिलहाल को लगी हो, पहले की लगी हो, पहले की लगी होगी तो बनी लगातार कंटिन्यूसली आपका स्पर्म नहीं बन रहा होगा। अभी को लग जाएगी तो पहले बन रहा होगा बट फ्यूचर में नहीं बन पा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नलिकाओं में सूजन, कि जो नलिका है, जो वॉस डिफरेंस है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई सूजन हो गया है, अनुवांशिक कोई आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, फ्यूचर में कभी किसी को, आपके पेरेंट्स को, आपके मतलब फादर को, ग्रैंडफादर को ऐसी कोई समस्या रही है, ठीक है। सर्जरी, कि आपने कभी कोई रिसेंटली सर्जरी कराई हो जिसके अंदर कुछ क्या हो गए? ऑब्स्टिकल्स पैदा हो गए हों, कुछ भी दिक्कत हो गई हो या नलिका कट गई हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, जो कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसके बाद भी क्या होता है? जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। कम होते होते वो कभी किसी सिचुएशन में वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या है रीज़न है। और एक और भी कारण होता है एंजियोस्पर्मिया का, वो ये होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। कि कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस से भी क्या होता है? आपका स्पर्म काउंट कम होते जीरो हो जाता है, यानी कि सीमेन बाहर आता है, बट उसमें स्पर्म बिल्कुल ख़त्म होता है, जीरो होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि उपाय इलाज, लेकिन उपाय और इलाज के पहले मैं आपको बताती हूँ कि लक्षण क्या होते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कैसे पता करें कि आपको कहीं तो नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं, एकदम सही बता रही हूँ, बाकी कुछ भी कोई बताता रहे बट ये सच नहीं होता है। मैं आपको सही बता रही हूँ कि इसका कोई लक्षण विजिबल नहीं होता है। आप खुद सोच के देखो, अपना दिमाग लगाकर देखो कि आप जब इजैकुलेट कर रहे हो तो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो सीमेन है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो सीमेन तो बाहर आ रहा है ना, आपको क्या पता कि उसके अंदर स्पर्म है कि उसके अंदर स्पर्म नहीं है? तो वो पता ही नहीं चल पाता। मान लो किसी की शादी हो गई, कोई बहुत टाइम तक ट्राई करते रहते हैं बेबी के लिए, नहीं हो पाता, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपका स्पर्म काउंट तो जीरो है, आपको तो एंजियोस्पर्मिया है। तो उस टाइम में पता चलता है, कोई लक्षण वक्षण नहीं होता। अगर जो मेल होता है बाहर से देखने में बिल्कुल फिजिकली फिट होता है,
कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिम्टम्स उसको फील उसको देखकर दिखाई नहीं देती है, कुछ भी पता नहीं चलता। यानी कि इसका लक्षण क्या है? ज़ीरो स्पर्मिया, मतलब ज़ीरो स्पर्म की समस्या में जो लक्षण होता है वो भी क्या होता है? ज़ीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। आखिर इसका इलाज क्या है? उपाय कह लो, इलाज कह लो, ट्रीटमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, पहला कह रहा है सर्जरी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब देखो सर्जरी किस में करेंगे? सर्जरी किस में करेंगे बताओ? सर्जरी उसमें करेंगे जिसमें क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, जिसमें बाधा है, आपका बैरियर है, बीच में ब्लॉकेज है, उसको हम सर्जरी के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। कि सर्जरी कर देंगे, जो बाधा थी भाई उसको हम खत्म कर देंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है और अगर ये किसी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण से हो गया है, तब तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। कि मान लेते हैं कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में कोई हार्मोन्स की कमी थी, जिस कारण से आपकी जो टेस्टिस थी वो स्पर्म नहीं बना रही थी, तो आपको वो बाहर से हार्मोन इंजेक्ट करके आपकी टेस्टिस को वापस से क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे और वो हार्मोन्स स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ बराबर है, लेकिन पैदाइशी दिक्कत है, जेनेटिक, मान लो कि आपकी जो आपका जो टेस्टिस है वो पैदाइशी, आपका मतलब शुरू से आपको स्पर्म नहीं बना रहा है। पैदाइशी मतलब कि मतलब जब भी आपकी एज हुई थी तभी से वो स्पर्म नहीं बना रहा है। तो अगर तभी से वो नहीं बना रहा है स्पर्म ना, तो अब तक मेडिकल साइंस में इसका कोई उपाय मौजूद नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका टेस्टिस स्पर्म बनाता ही नहीं है, आपके टेस्टिस को पता ही नहीं है व्हाट इज स्पर्म, जब उसको कुछ पता ही नहीं है तो आप कहाँ से बनवा सकते हो भाई उससे? तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको कोई अगर प्रेग्नेंट होना है, फ्यूचर प्लानिंग, बेबी प्लानिंग करनी है, तो आपको कोई अन्य विकल्प चुनना पड़ेगा। आईवीएफ करा लो, स्पर्म डोनर से बात करो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी करो, कुछ भी करो, बट आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम कौन सी है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाली। उसमें से कौन सी? जिस कंडीशन में आपका जो टेस्टिस है वो स्पर्म बनाता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि स्पर्म क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।